सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत और आपको फ्रेम में मेरे साथ एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, तो वहीं आपको फ्रेम में दूसरी तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। देखिए, इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फैज अहमद फैज को दोहराना चाहेंगे। आपको याद होगा कि फैज अहमद फैज ने बखूबी कहा था कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच अब तक जिंदा है। आप बखूबी जानते हैं कि पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और पत्रकार तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे नेताओं से। लेकिन क्या पत्रकार का सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि पत्रकार को इस बेरहमी के साथ पीटा जाएगा? आप समझ रहे होंगे कि हम जिक्र कर रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा का। इस वीडियो में हम जीवेश मिश्रा की भी जिक्र करेंगे, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सीक्रेट मीटिंग का भी, और इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी का भी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा कि बीते दिन क्या कुछ हुआ? आपने देखा कि किस तरह से सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध हो गया कि पत्रकार की इस तरह से बेरहमी के साथ पिटाई कर दी जाती है। ये सुशासन का राज है ना कि गुंडा का राज है? देखिए समरीन जी, आप तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और आपका गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। देखिए, जीवेश मिश्रा भाजपा के कोटे से मंत्री हैं। वे कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े जातीय नेता हैं मैं जानता हूं। वह समीकरणों से चुनाव जीतते हैं दरभंगा में, वह भूमियारों के नेता नहीं है। और मुझे लग रहा है जो इधर के दिनों में उनका आचरण है वह बीजेपी के लिए बोझा बनते जा रहे हैं। बोझा बनते जा रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा कि इसी दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। बिल्कुल। और इसके बाद कितना कोहराम मचा, कितनी निंदा हुई, निंदा होनी भी चाहिए थी। मैं यह भी कह रहा हूं, बिहार बंद का आयोजन किया गया और बिहार बंद का आयोजन करने वालों में जीवेश मिश्रा भी होंगे। जीवेश मिश्रा ने जिस तरीके से गालियां बकी उस पत्रकार को, क्या यह गाली बकने का हक जीवेश मिश्रा को था? जिन गालियों का उपयोग किया गया वह गालियां मैं यहां नहीं बोल सकता हूं। जीवेश मिश्रा क्या अपनी मां के लिए ऐसी गाली बोलेंगे? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अपनी मां के लिए ऐसी गाली बोलेंगे? तो जीवेश मिश्रा का आचरण, और जीवेश मिश्रा हम क्यों कह रहे हैं बोझा बनते जा रहे हैं, आपको याद होगा हम लोग के कॉन्क्लेव में ही प्रशांत किशोर ने क्या कहा था। प्रशांत किशोर से जब सवाल यह पूछा गया था कि भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि आपको मानसिक तौर पर इलाज की जरूरत है, तो प्रशांत किशोर ने कहा था यदि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे इलाज भी करानी होगी, तो कम से कम जीवेश मिश्रा की कंपनी की बनी दवाइयों को तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उन दवाइयों को खाकर मेरी जान पहले चली जाएगी। तो जीवेश मिश्रा और भाजपा कहती है हम पार्टी विद डिफरेंस है। आपने ठीक कहा, यह तो वैसा ही आचरण कर रहे हैं जैसा जंगल राज के जमाने में मंत्री क्या करते थे और विधायक क्या करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो विवाद हुआ, जो बवाल हुआ और जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आया, देखिए उस पत्रकार ने क्या गलती की थी? क्या ऐसा पूछ दिया था उसने भाई? कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा। बिल्कुल। उसने पूछा यह सड़क क्यों नहीं बनी है आपके क्षेत्र की? तो आप कह सकते थे कि देखिए मैं इसके लिए प्रयासरत हूं, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए, लेकिन आपका व्यवहार, और अब आप कह रहे हैं देखिए रात को मुकदमा लिखा गया, मुकदमा लिखवाने को तैयार नहीं था, या कुछ और बात, किस तरीके का दबाव बनाया गया, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। तेजस्वी यादव थाना पहुंचे, वह राजनीति करने पहुंचे, इस विवाद में भी हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जीवेश मिश्रा कह रहे कि उनके मर्डर की प्लानिंग थी। अरे क्या हुआ मर्डर कर देगा? और आपके साथ प्रशासन था, आपके साथ प्रशासन था और आप कह रहे मर्डर की प्लानिंग थी, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं करा दिया? क्या आपके साथ जो प्रशासन वाले लोग थे वह नपुंसक थे, वह पंगु थे और आपको गाली बकने का अधिकार मिल गया?
तो आप क्या, वह भी नीतीश कुमार की सरकार के आप मंत्री हैं, बिल्कुल। और भाजपा कहती है कि हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, आपको याद होगा कि किस तरीके से दिलीप जायसवाल रो रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा था कि मेरे मां को, मेरी दिवंगत मां को गाली दी गई, और आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आप तो बोझा बनते जा रहे हैं। मोबाइल जब्त कर लो, वीडियो डिलीट कराओ, और यह पहली बार की घटना नहीं है, पहली बार की घटना नहीं है। दूसरी घटना भी इससे पहले भी घटित हुई है, जीवेश मिश्रा से जुड़ी हुई। जीवेश मिश्रा से जुड़ी हुई। तो जीवेश मिश्रा पता नहीं है? और देखिए उस दरभंगा से आते हैं जहां क्या मशहूर है, वहां मशहूर है पान, मखान, पाग, वह मीठी जुबान के लिए, मीठी बोली, मीठा आचरण, और जीवेश मिश्रा की बोली बहकी हुई बोली। आप बोझा बनते जा रहे हैं, और आपकी गालियां यदि पूरे बिहार में सुनाई जाए, बीजेपी के किसी नेता से पूछिए कि क्या यह गाली दिया जाना सही था? आप कह रहे पत्रकार, आप कह रहे यूट्यूबर, वह कुछ भी है, वह आम नागरिक है, उसे यह जानने का और पूछने का हक है कि सड़क क्यों नहीं बनी, और आपको जवाब देना चाहिए था। आपको तो गले लगाना चाहिए था कि भाई आकर मुझसे मिलना। और आप सायरन बजाती हुई गालियों से खौफ पैदा करते हैं मंत्री जी। मजाक बनाए हुए। अरे आपको अपने ही गठबंधन के नेता, आपकी ही जाति के नेता ललन सिंह से ज्यादा ताकतवर आप नहीं है। बिल्कुल ललन सिंह से ज्यादा ताकतवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए अब तो वह केंद्रीय मंत्री हैं। जब वह सांसद थे, पता नहीं अब भी उनकी गाड़ी जब चलती है तो स्कॉट गाड़ी सायरन बजाती की जाती है, लेकिन जब वह सांसद थे, मैं इस बात का गवाह रहा हूं कि एक थाने की गाड़ी स्कॉट करना उसने प्रारंभ किया और उसने सायरन बजा दिया। ललन सिंह ने गाड़ी रोकी, थाने की गाड़ी को बुलवाया और कहा कि यदि सायरन बजाना है, हूटर बजाना है तो यहां से चले जाओ, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, यह बदतमीजी की बात। क्या फर्क रहा आप में? बिल्कुल। और आज के जमाने में क्या फर्क रहा? जो पार्टी यह कहती है कि फला फला फला, अरे आप भी तो वही, आपने जो गाली दी वह गाली खुले तौर पर बोली नहीं जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती है, और उसी गाली के विरोध में आपने बिहार बंद कराया। आप बोझा बनते जा रहे हैं, आप भाजपा के लिए पाप साबित हो रहे हैं, और आप जाति के नेता भी नहीं, आप बिहार के चेहरे नहीं है। आप दोबारा मंत्री बन गए, वह देखिए क्या गणित है और क्या पीछे की रणनीतिक तैयारी है, ये अलग बात है। लेकिन जाना तो जनता की अदालत ही में जनता की अदालत में है, और आपने अपने को भगवान मान लिया। बिल्कुल, भगवान भी गाली नहीं देते हैं। तो आपका जो आचरण है ना, वह आपको माफी के लायक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हत्या की प्लानिंग थी, आप गिरफ्तार कर रहे थे। बिल्कुल, इतने लाचार थे आप, कि आपको हाथ छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। तो यह तो, और इनकी कहानियां पूरे पटना को भी मालूम है। इनके परिवार की एक महिला सदस्य हैं जी, आपको मालूम होना चाहिए। वह पटना के एमएलए फ्लैट में इस तरीके से ड्राइविंग करती हैं कि जो सामने दिख जाता है वह डर जाता है, खौफ में आ जाता है। और भाजपा के ही एक विधायक जी जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे ने इनके परिवार की उस महिला सदस्य को, जिनकी ड्राइविंग के चलते सड़क पर खौफ पैदा हो जाता है, दूर से क्या कहा था, यह एमएलए फ्लैट पे जो लोग रहते हैं उनसे जाकर सुनिएगा। तो अपनी तमीज सुधार ले, अपनी तहजीब सुधार ले, और भाजपा के लिए जो बोझा बन रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि वो जीवेश मिश्रा, जिनके बारे में कोर्ट की क्या टिप्पणी हुई, बिल्कुल कोर्ट ने क्या कहा, आपके व्यापार के बारे में, आपके घटिया दवा के बारे में, तो यह बहुत ही निंदनीय है। रवि सर ज्यादा अनुभवी है, वह और भी विस्तार से बताएंगे कि इनका क्या आचरण है। बिल्कुल, ना तो ये बिहार सिखाता है और ना ही ये हिंदुस्तान सिखाता है, मिथिला तो बिल्कुल ही नहीं सिखाता है। तो सोचना पड़ेगा जीवेश मिश्रा को। रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस घटना का कितना नुकसान झेलना पड़ेगा बीजेपी को, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना नुकसान, कितना डैमेज होगा एनडीए का? नहीं, देखिए एक बात है कि जीवेश मिश्रा 2 बार से वहां से 2015 और इस बार 2020 में भी जीत करके आए। निश्चित रूप से जिस वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनावट भी देखिएगा, थोड़ा टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनावट है। जिस समाज से वो जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज का वोट के वो अकेले अपने दम पर
उससे जिस वोट लेकर के वह जीत नहीं पाएंगे, यह तय मानिए। उसमें कई वोट उसमें समीकरण सधने के बाद ही वह जीतते हैं। अब ऐसे में जो यूट्यूबर कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, जिसके साथ अभद्र टिप्पणी करने की, बिलो द बेल्ट बात कहने की बात आ रही है, तो वह निश्चित रूप से एक मंत्री हैं। आप जो है सो तो जीवेश मिश्रा को इस तरीके से आपको जो भी अभद्र टिप्पणी जो भाषा का इस्तेमाल हुआ वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मंत्री हैं, एक सम्मानित ओहदे पर हैं, आप एक रोल मॉडल होते हैं। अगर मंत्री नेता हैं तो आप रोल मॉडल हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तब ये बड़ी बात है। तो इसलिए आपको लोग इस तरीके से फॉलो ना करें, इस पर आपको ध्यान देना पड़े, और आप ही खुद स्वयं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करिएगा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अब जहां से वो जाले से वो जीतते हैं, तो जाले से आप वहां पर उनके साथ में कुछ हुई और बात वार्ता माने वह उनका तो कहना है कि उनके हत्या का षड्यंत्र जो प्लानिंग था। तो आप एक चीज और ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, उसी पर हम थोड़ा सा उसको जोड़ेंगे कि देखिए, अभी बीते दिन आप देख रहे थे कि रूलिंग पार्टी के कई मंत्री को दौड़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दौड़ाया गया, यह बात है। तो ये दौड़ाया गया, और कैसे पुलिस एस्कॉर्ट साथ में रहते हुए उनको भागना पड़ा, यह तस्वीर बयां करती है। यह हमको आपको ज्ञानेश्वर जी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये भागना पड़ा, जान बचाना पड़ा। तो यह हो सकता है कि उनके पास में यह इनपुट हो, उस लिहाज से उनके पास फोर्स नहीं होगा जो अब्बास खान। तो आप गाली दे देंगे? हाँ, नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि वही हमने पहले ही कहा कि आप रोल मॉडल होते हैं, आप मंत्री हैं, संतरी हैं, बड़े ओहदे पर रहते हैं, तो आप रोल मॉडल हैं। और आप ही खुद अगर गलत करेंगे तो क्या वो उसका इम्पैक्ट होगा समाज में, यही हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, अगर यदि उनके हत्या की बात जो कही जा रही है कि षड्यंत्र था, खड्यंत्र, तो क्या वह यूट्यूबर किया, क्या वह पत्रकार किया, यह सबसे बड़ा बात है। और ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस पर त्वरित कार्रवाई भी जाले एडमिनिस्ट्रेशन, दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्री से जुड़ा मामला है और यह गंभीर मसला है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि कभी इस मंत्री के गाड़ी पर अटैक हो जा रहा है, कभी इस मंत्री को भागना पड़ रहा है, कभी पब्लिक मीटिंग से। तो यह सब कुछ न कुछ बेहतर नहीं है। नंबर 1 बात। अब रही बात की ये जीवेश मिश्रा का क्या। अब जीवेश मिश्रा निश्चित रूप से इस तरीके से जो उन्होंने कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात कही जाती है, तो वह एक सवाल तो खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से नेतृत्व भी इस दामन छुड़ा रही है जीवेश मिश्रा से। बिल्कुल, देखिए, कैमरे पर सब बोलने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह हम लोग इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से यह गंभीर मसला है, गंभीर मसला है। इसलिए यह कोई आवाम की बात नहीं है, यह मंत्री का जिस तरीके से आचरण हुआ या उसके। अब देखिए, एक बात और कहा जा रहा है कि वह यूट्यूबर था, वह उनको प्रवोक कर रहा था। तो प्रवोक का मतलब कि आप प्रवोक माने लाठी डंडा से नहीं, आप अपने शब्द से, वाणी से। अब जैसे सड़क बनाने की बात है, अब सड़क बनाने की बात है, उतनी ही बात निकल करके आई कि या अन्य कुछ में भी मसला था। तो आप तो नेता हैं, आपको तो धैर्य रखना चाहिए। हाँ, वही आप ही आपा खो दीजिएगा। समरीन जी, सवाल यह पैदा होता है कि देखिए, प्रवोक करने की बात हो चाहे कुछ भी बात हो, बिल्कुल, आपको गाली देने का अधिकार नहीं मिल जाता है। और देखिए, जो हत्या की साजिश की बात की जा रही है, थिथरई है। बिल्कुल बिल्कुल, थेथरोलॉजी हो रही है, थेथरोलॉजी है। और देखिए, वो अकेला व्यक्ति है, समझे ना। और आप कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा की कितनी व्यवस्था थी। अरे, मंत्री जी के साथ परमानेंट एस्कॉर्ट होता है, फिर जिस इलाके में जाते हैं वहां की थाने की पुलिस होती है। तो यदि क्या उसके पास कोई हथियार था, क्या उसके पास कोई चाकू था, उसके पास मोबाइल था, और आप कह रहे हैं गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको मारो, इसका मोबाइल छीन लो, इसको डिलीट कर दो। अरे, किस बात का खौफ है? यदि आपकी हत्या की प्लानिंग थी तो आपके साथ भी लोग रहे होंगे। और आप तो फिर, और ठीक कहा रवि उपाध्याय सर ने कि श्रवण कुमार की स्थिति देखी ना, 2 बार धोती उठाकर भागना पड़ा। तो उनके पास भी एस्कॉर्ट, उनके पास भी थाना, लोकल थाना हो, नहीं देखिए, फिर भी भागना पड़ा। वहां मॉब हो गई थी, वहां जनता ने खदेड़ा, और यहाँ आप उलझे, और सिर्फ इस सवाल पर। और आप सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ, एक छोटा सा सवाल था। आप समझा सकते थे, समझा सकते थे। बिल्कुल। और आपको अपने वरिष्ठ नेताओं से, देखिए, आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप ही के मिथिलांचल से नीतीश मिश्रा आते हैं। बिल्कुल। कभी आपने बहकी हुई जुबान सुनी है? कभी नहीं। आप ही के गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, वह भी आपके ही इलाके से आते हैं। कभी उनकी बहकी हुई जुबान सुनी है? जितने कड़वे सवाल पूछने हैं आप पूछ लीजिए, हम मीठे से ही जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत गुस्सा में भी होंगे, तब भी मुस्कुराएंगे और फिर जवाब दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां नहीं बोलना होगा नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो आप देखिए ना, और आपने आप क्या कहें,
आप दिलीप जायसवाल को ही देखिए, अपने अध्यक्ष को बिल्कुल। देखिए, अपने अध्यक्ष को देखिए, इतने कड़ा कटाक्ष उन पर बोलते हुए, हैं लेकिन मीठा बोलते हैं। हाँ नहीं, इतना कुछ हुआ, जी, जी। लेकिन उन्होंने कभी अपना होश आपा नहीं, नहीं हाँ, खोया, आपा नहीं आपा खोया, नहीं खोया। आपा नहीं खोया। ये और सीखने पता की नहीं- जरूरत और है पता जीवेश नहीं मिश्रा को। आपने अपने को क्या समझ लिया, अपने को क्या समझ लिया, हाँ? इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया, नहीं, काम इसलिए किया, सवाल आप काम नहीं सुन किया, पाए। नहीं किया। हम देखिए, यह किसी मंत्री, किसी विधायक के बस की बात नहीं होती है कि हर एक व्यक्ति की डिमांड पूरी कर दी जाए और सब कुछ हो ही जाए तो फिर बचेगा क्या, हाँ? कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता है। लेकिन जनता की बातों को आपको सुनना चाहिए, और यदि हमने जो वीडियो देखा है, यदि आपने शांतिपूर्वक जवाब दिया होता, गले लगा लिया होता तो यह बात, लेकिन आप तो ऐसे तैस में, बिल्कुल। जो गाली आपने दी है, आप अपने घर में गाली देकर दिखाइए तो हम मान लेंगे कि आप सही थे। वह गाली आप दीजिए सम्राट चौधरी को, वह गाली दीजिए आप दिलीप जायसवाल को, वह गाली दीजिए आप अमित शाह को, तो हम मान लेंगे जीवेश मिश्रा सही थे। हम मान लेंगे कि जीवेश मिश्रा सही थे। तो आपको क्या लगता है, माफी मांगनी चाहिए उस नहीं, पत्रकार मैं इस से? पर जीवेश मैं इस मिश्रा पर नहीं को? जाता हूं। मैं देखिए, मैं हाँ। राजनेता नहीं हूं, मैं राजनेता नहीं हूं। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाँ। जो शिकायती है उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और जो मंत्री जी कह रहे हैं, और थानेदार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि थानेदार की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में यह गाली गलौज कैसे हुआ, यह मारपीट कैसे हुई, ये सब लोग वहां हिजड़े बन के खड़े थे क्या? लेकिन एक बात और है, देखिए जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया, या जिस तरीके से प्रकाश में आया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात आप बंद कमरे में भी करेंगे तो वह छुपेगा नहीं, public सच नहीं domain- छुपेगा। हाँ, पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। लेकिन इसको आप देखिए, जिस तरीके से इसको पॉलिटिकलाइज किया गया, आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस वीडियो को दिखला रहे हैं, उसके बाद वह प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, जो उसको पीओ कहा जाता है, वहां चले जाते हैं, जाले चले जाते हैं। तो यह सब इतनी त्वरित, इतना फास्ट हुआ, जबकि लगता है कि एकदम स्क्रिप्टेड है ये। रवि सर, राजनीति में तो यह सब होता ही है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। दरभंगा में राहुल गांधी ने गाली नहीं दी थी, नहीं दी थी, हाँ, तेजस्वी मंच यादव- पर भी नहीं हाँ, थे, तेजस्वी यादव मंच ने पर गाली भी नहीं नहीं दी थे। थी, जी, ठीक है ना? जी। राजेश राम ने गाली नहीं नहीं दी दी थी। थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चुनाव का समय है, तो देखिए रोना पीटना मचा। तेजस्वी यादव राजनीति करेंगे, बीजेपी वाली राजनीति करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको गाली देने का हक किसने दिया? किसने दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात है। बिल्कुल। ये तो हम तो बार बार एक ही बात हम कहें कि आप रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल। आप मंत्री हैं, संतरी हैं, बड़े ओहदे पर हैं, तो आप कोई भी चीज ऐसा ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज तो जाए। रोल मॉडल का मतलब ही नहीं, होता है। कुछ लोग अपने को महंत समझ लेते हैं ना, महंत समझ लेते हैं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। महंत समझ लेते हैं। यानी कि खुद को महान समझ हाँ। लेते हैं, तो हश्र यही होता है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे बिहार में। इस वक्त आपको बखूबी मालूम है कि बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है, और लगातार कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जिस पर चर्चा लाजिम हो जाती है। और देखिए, एक बार फिर से बिहार में सीक्रेट मीटिंग हुई है, और इसका भी हम खुलासा इस वीडियो में करेंगे। सीक्रेट मीटिंग हुई है, 2 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, जी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए घटक दल के नेता, और आनंद मोहन, फायर ब्रांड, राजपूतों के नेता, ये दोनों आज मिले हैं। ये दोनों आज मिले हैं, और दोनों की मुलाकात क्यों हुई, क्या बातें हुई, यह कोई नहीं बताएगा। लेकिन इस मुलाकात का राजनीतिक वजन है। बिल्कुल है। क्यों वजन है? आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से कैसे चुनाव हार गए। एक पवन सिंह ने कैसे पूरे शाहबाद में, भोजपुर में बोरिया बिस्तर बंधवा दिया एनडीए का। आरा में हार मिली, आर के सिंह हार गए, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, बक्सर में सुधाकर सिंह जीते, मिथिलेश तिवारी हार गए। आपने देखा सासाराम में मनोज राम जीत गए, औरंगाबाद में हार मिली। तो आपने देखा जहानाबाद में हार गए चंद्रवंशी। तो पूरा ही इलाका, मगध, भोजपुर, शाहबाद, पवन सिंह ने खेल बिगाड़ दिया। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा में हार गए। तो कितने सारे समीकरण बिगड़ गए। कि समीकरण भोजपुर शाहबाद में तो साफ साफ समीकरण बिगड़ा कि कुशवाहा ने राजपूत को मत नहीं दिया, राजपूत ने कुशवाहा को मत नहीं दिया। आपने देखा बक्सर में क्या हुआ, ब्राह्मणों में ही विभाजन हो गया। राजपूत ब्राह्मण तो बटे ही, ब्राह्मणों में ही विभाजन हो गया। आनंद मिश्रा खड़े हो गए, मिथिलेश तिवारी बाहरी थे, इसलिए वहां बाहरी भीतरी का मतभेद विवाद हो गया था। तो विधानसभा चुनाव जो है एनडीए के लिहाज से, वह मगध,
भोजपुर और शाहाबाद सबसे कठिन इलाका है। हम्म, और वहां सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि किसी भी तरीके से कुशवाहा और राजपूत की यूनिटी बढ़ाई जाए। और मगध में, जहानाबाद में, अरबल में, गया में जो शर्मा को बर्मा नहीं, बर्मा को शर्मा नहीं, इसे खत्म किया जाए, इसे खत्म किया जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आनंद मोहन से मुलाकात की। देखिए, आनंद मोहन की पहचान एक बड़े राजपूत नेता के रूप में है ही। बिल्कुल। और आपको याद रखना चाहिए कि अपने ही कॉन्क्लेव में, बिहार की बात 2.0 में, राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा। राजीव प्रताप रूडी जब मंच पर आए तो जय सांगा का नारा लगा, जय सांगा का नारा लगा। और इसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार में 70 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम नतीजे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और आपको यह भी पता है कि इधर के दिनों में जो बिहार के क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनमें बेचैनी है। क्यों बेचैनी है? लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में हार हो गई, बिल्कुल, आरा में हार हो गई, और जो जीते उनमें किसी भी राजपूत नेता को मोदी कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया। मोदी कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की तात्कालिक जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत क्या है? एक तो सीटों को लेकर उनका जो तनाव बना हुआ है कि जो सीटों की संख्या कभी लोग 5 कर देते हैं, कभी 7 कर देते हैं, यानी कि डबल डिजिट नहीं होने जा रही है, ऐसा लोग उपेंद्र कुशवाहा की हसरत तो डबल डिजिट की है। बिल्कुल है। और बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा की पैरिटी कहाँ है? पैरिटी है शाहाबाद, पैरिटी है भोजपुर। तो उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के बारे में भी कह चुके हैं, जो पवन सिंह को छुएगा वह नाव, जिस नाव पर पवन सिंह, वह नाव डूब जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आनंद मोहन, अब हम पवन सिंह की बात छोड़ दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा और आनंद मोहन की बात करिए। आनंद मोहन अपने दूसरे बेटे को भी राजनीति में प्रवेश कराना चाहते हैं। चेतन आनंद तो है ही, शिवहर से जीते हुए हैं, आरजेडी से जीते थे, इस बार जेडीयू से लड़ेंगे, क्योंकि विश्वास मत परीक्षण के वक्त उन्होंने सरकार का साथ दिया और नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, जिसका पुरस्कार भी मिला कि लवली आनंद शिवहर से सांसद हो गई। तो वह अपने दूसरे बेटे, आपने अंशुमन आनंद को आपने देखा था कि पिछले दिनों उन्होंने मोदी जी से भी मुलाकात भी की थी। और उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत क्या है कि राजपूत कुशवाहा एका के लिए, राजपूत कुशवाहा एका के लिए जरूरत यह है कि वह भोजपुर शाहाबाद में कम से कम 2 कुशवाहा लड़ाए और 1 राजपूत लड़ाए। तो राजपूत में किसकी चर्चा चल रही है? दिनारा से आलोक सिंह की चर्चा चल रही है। हाँ, बिल्कुल। और आपने देखा कि जो पिछले दिनों मिलर स्कूल ग्राउंड में रैली हुई, उसे भरने में आलोक सिंह का क्या रोल रहा? 2 लोग तो सबसे लीड भूमिका में थे ना, दिनारा वाले आलोक सिंह और शेखपुरा वाले राहुल कुमार। बिल्कुल। तो 2 कुशवाहा लड़ाना है और 1 राजपूत लड़ाना है। तो दिनारा में भी लड़ाई फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी से राजेंद्र सिंह और जेडीयू से जयकुमार सिंह और रालोमो से आलोक सिंह। तो आलोक सिंह के लिए बिल्कुल अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आलोक सिंह ने भी क्षेत्र को बिल्कुल 24/7 सीज कर रखा है, कॉल सेंटर भी बनवा दिया है, 24/7 कॉल्स आते हैं। अब उस दिनारा सीट पर हमारी जानकारी के चिराग पासवान भी हम जता रहे हैं। अच्छा, चिराग की भी नजर है। चिराग की नजर क्यों है? क्योंकि राजेंद्र सिंह पिछली बार 2020 में वह भाजपा छोड़कर चले गए थे लोजपा में, और वहां से लड़ गए थे, वहां नंबर 2 पर रहे। जयकुमार सिंह तो नंबर 3 पर चल गए थे। तो जो 2 कुशवाहा और 1 राजपूत लड़ाना है, तो अब आनंद मोहन ने इस समीकरण पर बातचीत की होगी। देखिए, इधर के दिनों में यह भी चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू की भी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो सकती है, और इसके लिए काराकाट क्षेत्र की चर्चा हो रही है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। तो अब जो उपेंद्र कुशवाहा की बहू हैं, उनके साथ 2 जातियों की राजनीति सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की बहू जो है वह ब्राह्मण है। अच्छा। इनके बेटे ने लव मैरिज की है। अच्छा, जी जी जी। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के टिकट पर ब्राह्मण जीतते रहे हैं। तो यह समीकरण जो है, तो इधर के दिनों में आपने यह भी देखा होगा कि आनंद मोहन ने एक राजपूताना इलाका बार है, पटना जिले का बार विधानसभा क्षेत्र, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार वहां चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वहां भी उन्होंने दौरा किया था। और लवली आनंद वहां से भी देखिए, लवली आनंद ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मैं इस बात का गवाह रहा हूं कि लवली आनंद को बाहर से लड़ने को कहा नीतीश कुमार ने, ठीक है ना जी।
और हम लोग न्यू पटना क्लब में बैठे थे। उस वक्त शाम रंगीन हुआ करती थी। मैं और दिवंगत शैलेंद्र दीक्षित जी अब नहीं रहे, दैनिक जागरण के संपादक, मेरे वरिष्ठ, और उन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी थे, जो लगातार जीत रहे हैं। हाँ। तो लवली आनंद ने बार से लड़ने से मना कर दिया। तो नीतीश कुमार को ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की याद है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू चुनावी राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, वोट मांगने वाली राजनीति में। नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी थे। नीतीश कुमार को अपने साथ ले जाते थे। तो नीतीश जी का फोन आया, संदेशा आया कि अब आप बार लड़ने की तैयारी कीजिए। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तो बिफर गए थे कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है जी। हाँ, तो लवली आनंद ने इनकार नहीं किया होता तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तब विधायक नहीं बनते। तो यह मुलाकात जो है वह कुशवाहा राजपूत राजनीति को साधने के लिए जिसमें तनाव पैदा हुआ है उसके लिए महत्वपूर्ण था। इसके फलाफल आगे क्या मिलेंगे और इस मुलाकात के बहाने उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे समझने की बात है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का पेट भी बहुत गहरा है। उनसे बातें निकलवा पाना मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है रवि जी, बिहार की सियासत में ये वाली मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी समीकरण की बात ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, या जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, यह दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यदि एकजुट होता है तो निश्चित रूप से ये कमाल करेगा। कमाल ही नहीं करेगा, यह कहीं ना कहीं अंत तक जाकर पेनिट्रेट करेगा। ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होगा राजपूत कुशवाहा का, जो बीते दिन आप देख लोकसभा चुनाव इसका सामने आपको दिखा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यह निश्चित रूप से अगर यदि ज्वाइंटली एफर्ट होगा तो जो इन लोगों का टारगेट है 2025 225 से, तो अब जो 243 कर दिया है लोगों ने। कल की बैठक में 243, 225 नहीं, अब 243 टारगेट रखा है। तो ये जब 243 सदस्य ही उतना है, उतना ही स्ट्रेंथ है हाउस का, आपके विधानसभा का, उसमें 243 जितना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक दूसरे के यहाँ जाना पड़ेगा, पेट से पेट मिलाना पड़ेगा। पेट से पेट मिलाना पड़ेगा और हाथ भी मिलाना पड़ेगा, दिल भी मिलाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी का भी। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बिहार की सियासत को अपने बयान से गरमा दिया है। जीतन राम मांझी ने बीते दिन जो बयान दिया, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड कीजिए? जीतन राम मांझी ने कहा क्या, पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल, जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर हमें 20 सीटें मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए समलीन जी, आपको एक ब्रेकिंग खबर दें। हाँ। अब गठबंधन के भीतर गठबंधन बन रहा है। गठबंधन के भीतर गठबंधन? जी बिल्कुल। और ये आप चर्चा कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की? एनडीए गठबंधन के भीतर जी। तो एनडीए गठबंधन के भीतर जो गठबंधन बन रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने दूर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दिखाई पड़ रहे हैं, गठबंधन के भीतर गठबंधन के लिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक होते दिखाई पड़ रहे हैं। उतने ही करीब आ रहे हैं जितना दूर दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए इन तीनों को यह लग रहा है कि ये बीजेपी और जेडीयू वाले हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नाइंसाफी हो रही है। तो अब इन तीनों को इस बात की जरूरत है कि हमें यदि अधिक सीट लेना है तो मजबूर करना है जेडीयू और बीजेपी दोनों को कि ये अपनी सीटें कम करें, ये अपनी सीटें कम करें। हाँ। अब तक की जानकारी यह है कि 205 पर ये दोनों लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। 103, 2, 104, 101 जो भी है। हाँ। तो और बाकी 38 पर इन तीनों को समेट देना चाहते हैं। तो इस बात के लिए देखिए, पहले चिराग पासवान एक ला चलो रे की नीति पर थे, अपनी ही बात कर रहे थे। हाँ। लेकिन यह बात उनको भी समझ में आ गई है कि भाई तीनों को रहना है और यदि 38 सीटें ही छोड़ी तो किसी का सामंजस्य नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में एक हो जाओ। जी। और पहले वहां से ले लो, उन दोनों से छुड़ाओ। तो देखिए, आज ही जब हम अजीत द्विवेदी के साथ जो शाम की बात हुआ कर रहे थे, तो अजीत द्विवेदी ने बताया कि दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यह चर्चा शुरू हुई है कि अब बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है। नहीं, अब दोनों जुड़वा भाई। अच्छा, दोनों जुड़वा भाई, ठीक है ना? हाँ। तो जैसे ही दोनों जुड़वा भाई की चर्चा हुई तो 5 सीटें तो कम हो गई। 205 या 200 भी हो सकती है, 200 भी हो सकता है। और एक संभावना यह भी है कि देखिए, जब 2 जुड़वा भाई आते हैं या 2 जुड़वा बहनें आती हैं, तब भी किसी एक का जन्म 2
मिनट मिनट पहले हाँ, या होता है। 5 मिनट पहले हो जाता हाँ, है। हाँ, तो भाई 2 मिनट और 5 मिनट का जो अंतर है वो 1 सीट से अधिक हो सकता है। हाँ, हाँ, 1 हाँ, सीट से अधिक हो हाँ, सकता है। बिल्कुल। तो 101 और 100 भी हुआ या 100 हुआ तो 5 सीटें छूटी या 4 सीटें छूटी। हाँ? हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो छूटी। जी। तो जो 5 सीटें छूटी वो 4 सीटें छूटी, वो किनके खाते में जाएगी? हाँ? इनके खाते वो में किनके खाते जाएगी। में हाँ, जाएगी? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ठीक जो है ना? 3-1 हो रहे हैं इधर। हाँ, बिल्कुल जो हाँ, 3 गुपचुप तरीके हाँ, से। गुपचुप हाँ, तरीके से। हाँ, तो बिल्कुल। ये राजनीति चल रही है। जी। देखिए, हमने अजीत द्विवेदी से सवाल यह भी पूछा कि भाई आज की चर्चा में कि नीतीश कुमार जो बार-बार कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्या यह सीट शेयरिंग में दबाव बनाने के लिए है? तो अजीत द्विवेदी ने कहा कि यदि वह यह कह देते कि हम कहीं अब भी जा सकते हैं तो उन्हें मनाने के लिए वह जितनी सीटें मांगते वह दे दी जाती, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बनती है। नहीं बनती तो है। जीतन राम मांझी भी वही कह रहे हैं कि यदि हमें 20 सीटें नहीं मिली, वह भी जानते हैं 20 सीट नहीं मिल सकती, वह 10 से 12 के बीच में मानने को तैयार है। 10 से 12 के बीच में मानने को तैयार है। तो वह भी दिखा रहे हैं कि भाई यदि हमको नहीं दिए तो हम इतने पर लड़ा देंगे। अभी देख रहे हैं ना कि तेज प्रताप यादव का खौफ कितना हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जहां तेजस्वी ने यादव को टिकट नहीं दिया, यादव का टिकट काटा, दूसरी जाति को सामंजित करने की कोशिश की, उस नाराज यादव को तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ा देंगे। और अब तेज प्रताप यादव के पास संसाधन की कमी नहीं होनी है। संसाधन कहां से आ रहा है या कहां से आएगा हमसे मत पूछेगा। बिल्कुल, तो वो इसलिए समझ रहे हैं, हमारे ऑडियंस भी समझ रहे हैं ना। जी, जी। तो इसलिए जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वह दबाव बनाने की, और गठबंधन के भीतर गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है। छोड़ के नहीं जाना है। हाँ। लेकिन अपना हिस्सा लेके मानना है। यानी कि रूठ जाना है अंदर बिल्कुल। रूठ जाना है। आपको क्या लगता है रवि जी, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? क्या वाकई में गठबंधन का स्वरूप बदलेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा या फिर कुछ बिगड़ेगा? नहीं, देखिए, गठबंधन का स्वरूप नहीं बिगड़ने जा रहा है। इस बार को हम कई दफा इस बात को हम बोल चुके हैं। देखिए, गठबंधन यही रहेगा। अब देखिए, ये सब सीट में अब कितना शेयरिंग का यह फॉर्मूला है जो जोन कितना टैक्टफुल इसको टैकल करता है। तो ये पॉलिटिक्स में तो टैक्टफुल ही टैकल होता है। तो ये पॉलिटिकली आप देख रहे हैं, जितनी बात जीतन राम मांझी कर रहे हैं या जो भी अन्य घटक दल के, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या जिसकी बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। एकदम ये लोग टैक्टफुल ही बहुत टैक्टफुल है। और टैक्ट एक्ट आपको चलता ही है पॉलिटिक्स में। जो एक्ट करेगा टैक्ट भी होगा, टैक्ट होगा तो वही फैक्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो यह तो टैक्ट एक्ट फैक्ट तो पॉलिटिक्स में होता है। यह तीनों ही देखिए अडॉप्ट किया हुआ है लोग। इसलिए जुड़वा भाई कह लीजिए या जैसे कह लीजिए, ये लोग 19-20 करके ये लोग सेटल डाउन करेगा। स्वरूप यही रहेगा। तो फिर देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।